मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई में समय बर्बाद करते देख मुझे 1 लाख युआन भेज दिए और आदेश दिया कि 3 साल के अंदर एक गर्लफ्रेंड को घर लेकर आना। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ वहां पहुंच जाऊंगा और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होगी जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती थी। दादी, मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी माँ पूरी तरह से अवाक रह गईं और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये हमारी अपनी बेटी है जो भविष्य से आई है। 3 महीने पहले मैं अभी 2.5 सेकंड के लिए ही घर से बाहर निकला था कि एक प्यारी सी बच्ची दौड़कर मेरे पास आई और बोली, पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए जल्दी से नीचे बैठ गया और उसे देखने लगा। छोटी बच्ची, क्या तुम अपने मम्मी पापा को खो बैठी हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें घर ले जाए? बच्ची उलझन में दिखी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं एक सीधा साधा 18 साल का हाई स्कूल का लड़का ऐसा कह रहा था, तो एक 8 या 9 साल की छोटी बच्ची मुझे पापा क्यों कह रही थी? इस बारे में सोचते हुए मेरे पास आगे बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या तुम्हें अपने पापा की याद आ रही है? ये भाई तुम्हें पापा के पास ले जाएगा, ठीक है? आप मेरे पापा हैं, याओ याओ के पापा। बच्ची ने मुंह फुला लिया, दुखी दिख रही थी और मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने सहज रूप से उसे दूर कर दिया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। पापा, आप मुझे अपनी बाहों में लेना और ऊंचा उठाना बहुत पसंद करते थे। आज क्या हुआ? क्या आप वो याओ याओ को नहीं चाहते थे? ये सोचते हुए वो और भी दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर मैं घबरा गया। रो मत छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे सुन रही हो? लेकिन बच्ची और भी जोर से रोने लगी। पापा मुझे बेबी याओ याओ कहकर बुलाते थे। उफ, मैं मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। मैंने अपना चेहरा गुस्से से लाल करते हुए कहा, याओ याओ, मैं सच में तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मेरे पास एक तस्वीर है। छोटी बच्ची ने अपने बैग से एक तस्वीर निकालते हुए कहा। मैंने अनिच्छा से तस्वीर ले ली, लेकिन जब मैंने उसमें मौजूद व्यक्ति को देखा तो मैं जम गया, क्योंकि ये हम तीनों की एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर थी। तस्वीर में याओ याओ को एक आदमी ने गोद में लिया हुआ था जो दिखने में लगभग मेरे जैसा था, और उनके बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। 2.5 सेकंड बाद याओ याओ ने मुंह बनाया। जब मैं 5 साल की थी, तब की इस तस्वीर के साथ पापा ये दिखावा नहीं कर सकते कि वे मुझे पहचानते नहीं हैं, है ना? मैं अपने सदमे से बाहर आया और याओ याओ को देखता रहा। मुझे मानना पड़ा, ये छोटी बच्ची वाकई मुझसे बहुत मिलती जुलती थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और उससे 2 पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम पूछे। बेशक उसके पिता का नाम मेरा ही था, लेकिन जब मैंने याओ याओ को ये कहते सुना कि उसकी माँ का नाम शिया किंग वान है, तो मैं फिर से अवाक रह गया। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि पहली बार उस महिला को देखकर मुझे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। पता चला कि वो हमारे स्कूल के सभी लड़कों की चहेती थी, लेकिन समस्या ये थी कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। शिया किंगवान मेधावी कक्षा की छात्रा थी, जबकि मैं सामान्य कक्षा में था। हम लगभग हाई स्कूल से स्नातक होने वाले थे और मैंने इस स्कूल की खूबसूरत लड़की से एक शब्द भी नहीं कहा था। अचानक जियांग याओ ने हाथ बढ़ाकर मेरी आस्तीन पकड़ ली। पापा, मुझे मम्मी के पास ले चलो। मैंने मम्मी को कई दिनों से नहीं देखी हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूर कर देखा। हालांकि मैंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था, लेकिन जियांग याओ यहाँ क्यों थी? क्या ये समय यात्रा थी? मेरा सवाल सुनकर जियांग याओ ने भी भौहें चढ़ा लीं। मुझे नहीं पता, अगर ये सचमुच टाइम ट्रैवल था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी बच्ची इसे इतनी साफ साफ समझा पाएगी। और सबसे आसान तरीका तो पितृत्व परीक्षण करवाना ही होता है। तभी जियांग याओ के पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हुई। उसने अनजाने में अपने छोटे से पेट को छुआ और बोली, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास उसे किराए के कमरे में वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद नए माहौल में पहली बार होने के कारण याओ याओ उछल कूद कर रही थी, लेकिन फिर वो उलझन में पड़ गई और बोली, पापा, आप मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? आप दोनों हर रात साथ सोते थे। क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ? मैं चुप रहा और अकेले रसोई में चला गया, उसके लिए अंडे के नूडल्स का एक साधारण कटोरा बनाने के इरादे से। 2 मिनट बाद याओ याओ मेज पर बैठी थी, उसके चेहरे से भी बड़ा कटोरा पकड़े हुए। शायद उसे सचमुच भूख लगी थी। उसके गाल फूले हुए थे जैसे कोई मछली।
इसी बीच मैंने ऑनलाइन पितृत्व परीक्षण एजेंसियों की लागत देखी। ये वाकई मेरे बजट से बाहर था। खाना खाने के बाद याओ याओ बार बार मम्मी के बारे में पूछती रही। मैं एकदम असमंजस में पड़ गया। शिया किंग वान अपने एकांत प्रिय और ठंडे स्वभाव के लिए जानी जाती थीं और मेरे पास उसका संपर्क नंबर नहीं था। अगर होता भी तो मैं क्या कहता? क्या मैं उसे अपनी बेटी, अपनी होने वाली पत्नी बताता? शायद मुझे पागल समझा जाता और थप्पड़ पड़ जाता। इसी क्षण याओ याओ ने अपना सिर झुकाया। पापा, क्या सच में आपकी मम्मी से लड़ाई हुई थी? मैं थोड़ा घबरा गया। क्या पापा और मम्मी अक्सर लड़ते थे? जियांग याओ ने सिर हिलाया। नहीं, पापा और मम्मी का रिश्ता बहुत अच्छा है और अगर हम लड़ते भी हैं तो पापा तुरंत मेज पर घुटने टेक देते हैं और मम्मी फिर गुस्सा नहीं होती। ये सुनकर मुझे खुशी और दुख दोनों का मिला जुला एहसास हुआ। हालांकि मैंने सुना था कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल था, फिर भी मुझे अपनी पत्नी से थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन अगर जियांग याओ सच में किसी दूसरे जमाने की है तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। अपने बच्चे की मां को ढूंढना वाकई मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ये सोचते हुए मैंने छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरा, उसकी पारिवारिक तस्वीर ली और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी मुझे वो अफवाहों में घिरी हुई अलग थलग रहने वाली मजाकिया जिया वांजेन याद आई। फिर मैंने चलते चलते अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, हाजिरी लगाओ। लिंगहुई की आवाज़ काफ़ी बेसब्र थी। क्या तुमने कुछ दिन पहले ही मुझसे 2000 नहीं लिए थे? क्या तुम पैसे खाने वाली दरिंदे हो? जियांग याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। क्या पापा दादी हैं? मुझे भी दादी की बहुत याद आ रही है। लिंगहुई तुरंत चौकन्नी हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस शोर मचाती बच्ची की आवाज़ सुनी और एक पल के लिए रुक गई। माँ, मुझे कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा। ऐसा लग रहा है कि तुम दादी बनने वाली हो। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर कांच टूटने की आवाज आई। क्या कहा तूने कमीने? फिर से बोल। तूने किसे गर्भवती किया? वो बड़ी हो गई है, बच्ची 8 साल की है। फोन के दूसरी तरफ फिर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद लिंगहुई की शांत आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ दिखती हूं? मुझे नहीं पता। मुझे पैसे भेज दो। पैसे भेजने के बाद मैं बेवकूफ नहीं दिखूंगी। जाओ, कहीं और जाकर खेलो। लिंगहुई ने साफ और दृढ़ता से फोन काट दिया। तुरंत बाद मुझे मेरी माँ से 1000 युआन का ट्रांसफर मिला। क्योंकि मुझे दोपहर में क्लास जाना था, इसलिए मुझे याओ याओ को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। दोपहर 1:30 बजे मैं शिया किंग वान की कक्षा में गया। सहपाठी से पूछा, क्या शिया किंग वान यहाँ है? लड़के ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं। मैं थोड़ी देर चुप रहा। तो मुझे किस सीट पर बैठना चाहिए? मेरे पास उसके लिए कुछ है? शास्त्रीय चीनी लहजे वाले लड़के ने मुझे अजीब तरह से देखा। 2.5 सेकंड बाद उसने एक सीट की ओर इशारा किया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और शिया किंग वान की सीट की ओर चला गया। उसकी डेस्क बहुत साफ थी। वो स्पष्ट रूप से एक मेहनती छात्रा थी। मैंने तस्वीर को पेन होल्डर के नीचे रखा, कागज का एक टुकड़ा फाड़ा, अपना नाम और कक्षा लिखा और दूसरे छात्रों की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से निकल गया। आखिरकार जब तक मुझे शर्म नहीं आती, मैं अजेय था। जल्द ही दोपहर में स्कूल से छुट्टी का समय हो गया और चेन हाओ हाथ में बास्केटबॉल लिए मुझे ढूंढने आया। चेन हाओ चेन, चलो थोड़ा बास्केटबॉल खेलें। मैंने बिना ऊपर देखे कहा और अपनी गलतियों को सुधारने में लगा रहा। नहीं, अपने पिताजी की टॉप यूनिवर्सिटी की परीक्षा में देरी मत करो। चेन हाओ ने आंखें घुमाई। तुम्हारे और मेरे ग्रेड लगभग 2.5 साल से एक जैसे ही हैं, अभी भी स्नातक कट ऑफ के आसपास ही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें आखिरी 4 महीनों में सफल हो सकते हैं? जैसे ही वो कुछ और कहने वाला था, अचानक मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। जियांग हाओ चेन? हाँ, मैं यही हूँ। तुम ही हो जो कक्षा के बिल्कुल पीछे बैठे हो। मैंने ऊपर देखा तो कक्षा के दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। चेन हाओ की नज़र तुरंत मुझ पर पड़ी। अरे यार, आज तुमने कितने पकवान खाए हैं? तुम तो बहुत नशे में लग रहे हो। मुझे कहना पड़ेगा, जैसे ही मैंने जिया किंगवान को सामने से देखा, मुझे एक बात का यकीन हो गया। अगर तस्वीर असली थी तो वही उसमें दिख रही महिला थी। जियांग हाओ चेन, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियांग किंगवान ने गुस्से से भरी साफ आवाज में कहा। कुछ मिनट बाद मैं उसके पीछे एक सुनसान कोने में गया। उसने खुद को शांत किया और फिर बोली, जियांग हाओ चेन, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना?
ये तस्वीर कैसे आई? कृपया समझाएं। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है और लोग उसे रोज चुपके से प्रेम पत्र भेजते थे, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे पारिवारिक तस्वीर दी थी। बस एक पल भर का एहसास। अचानक उसकी नज़र तस्वीर में मौजूद महिला पर टिक गई। हालांकि महिला का चेहरा और कद-काठी ज्यादा परिपक्व थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान थी जो उसके पास कभी नहीं थी। फिर भी जियांग किंगवान के मन में एक विचार उमड़ आया, ये तो वही है। फिर वो तस्वीर में मौजूद छोटी बच्ची और पुरुष को गौर से देखने लगी। वो उस पुरुष को पहचानती नहीं थी, लेकिन वो देखने में एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति लग रहे थे। लेकिन इस खूबसूरत गुड़िया जैसी छोटी बच्ची से उसे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा था? क्या ये कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर थी? हालांकि जियांग किंगवान को अंदर से लग रहा था कि ये एक बहुत ही शरारती मजाक था, लेकिन वो पूरी दोपहर स्तब्ध रह गई। मैंने 2 बार खटखटाया, फिर उसके हाथ में मौजूद तस्वीर की ओर इशारा किया। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस छोटी बच्ची ने मुझे पापा कहा और बताया कि उसकी माँ का नाम जियांग किंगवान है। वो हल्की सी मुस्कुराई, उसकी आवाज साफ और कोमल थी। उसने अनजाने में ही मुंह खोला, क्या तुम हाई स्कूल के आखिरी साल में बहुत ज्यादा दबाव में हो? ये कब से चल रहा है? तुम्हारी सहपाठी तो काफी विनम्र है ना? लेकिन मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं, जिया किंगवान ने आगे पूछा। उसे सच में लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। शायद मेरी नज़रें कुछ ज़्यादा ही साफ थीं, या शायद तस्वीर में मौजूद तीनों लोगों की वजह से वो ज़्यादा चिंतित थी। उसने तस्वीर दोबारा उठाई और उसे ध्यान से देखा। तस्वीर में दिख रहा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, बस अब मैं थोड़ा जवान दिखता हूँ। ये देखकर मैंने धैर्य से समझाया। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन याकुयाओ ने मुझे ये तस्वीर दी। शायद बच्चे को देखने के बाद आपका विचार बदल जाए। मुझे यकीन नहीं होता, एक तस्वीर से कुछ साबित नहीं होता, मैंने कहा। शिया किंगवान की ठंडी आवाज़ से मेरा सर दर्द कर रहा था। क्या आप थोड़ी देर स्कूल में मेरा इंतज़ार कर सकती हैं? चाहे आप माने या ना माने, बस उसे देख लीजिए। शिया किंगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो अभी भी उलझन में थी। ये देखकर मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग कंधे पर टांगा और स्कूल से निकल गया। 20 मिनट बाद मैं याओ याओ के साथ लौटा। शिया किंगवान अभी भी वहीं खड़ी थी। छोटी बच्ची को देखते ही वो अचानक खोई खोई सी लग रही थी। 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी नज़र बच्ची पर टिकी रही। मम्मी! जियांग याओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बाहें खोलीं और जिया किंगवान की ओर दौड़ी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जिया किंगवान ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो छोटी बच्ची अचानक उसकी लंबी सीधी टांगों से लिपट गई। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा खुशी से उसकी ओर देख रहा था। मम्मी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। जिया किंगवान वहीं जम गई, मुझसे विनती भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन मुझे दूर खड़ा पाकर वो बस नीचे बैठ गई और याओ याओ को देखने लगी। छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरी माँ हो। जियांग याओ को समझ नहीं आया कि उसके माता पिता अचानक उसे क्यों नहीं पहचान रहे हैं, और अपनी परेशानी में वो अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिया किंगवान का दिल बैठ गया। उसने अनाड़ीपन से अपने हाथों से उस छोटी बच्ची का चेहरा पोंछा। रो मत, रो मत। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि मिलने के बाद एक अलग एहसास का मेरा क्या मतलब था। आधे घंटे बाद जिया किंगवान और मैं एक केक की दुकान में बैठे थे। याओ याओ मेरे बगल में बैठी मीठा केक खा रही थी। उसकी दोनों छोटी टांगें आगे पीछे झूल रही थी। ये दृश्य हम दोनों के दिलों को पिघला गया। आखिरकार खुद को संभालते हुए मैं रुका और बोला, क्या मैं आपको शिया किंगवान कह सकता हूँ? शिया किंगवान ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और धीरे से कहा। ठीक है। उसने नींबू पानी का एक घूंट लेते हुए और गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। मेरा विचार है कि याओ याओ का पितृत्व परीक्षण कराया जाए। शिया किंगवान को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर नतीजा सही निकला तो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। 2 हाई स्कूल के छात्र बच्चे को पालने में सक्षम नहीं होते, खासकर अभी जब हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण दौर में हैं। इस समय छोटी बच्ची ने अचानक मासूमियत से पूछा, मम्मी, पापा से अब और नाराज मत होइए, चलिए साथ घर चलते हैं, ठीक है? क्या? शिया किंगवान ने थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने बेबसी से उसे हल्के से छुआ। मुझे लगा कि वो ये सोच रही है कि मैं उससे इसलिए बहस कर रही हूँ क्योंकि वो घर नहीं जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कर दी। ठीक है। शिया किंगवान ने मेरी बात मान ली।
उसने एक पल सोचा और नींबू पानी पर अपनी पकड़ थोड़ी कस ली। वैसे परीक्षा का खर्चा? मैंने अपना फोन मेज पर रखते हुए कहा, लगभग 2000 युआन है। मुझे लगता है कि हमें खर्चा बांटना पड़ेगा। शिया किंगवान एक पल के लिए हिचकिचाई। माफ कीजिएगा, शायद मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं पहले उसे पैसे दे दूं और जब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो मुझे वापस कर देगी। आखिरकार माँ ने मुझे सिर्फ 1000 दिए हैं जो काफी हैं। धन्यवाद, मैं आपको जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। लेकिन उसकी बात सुनकर याओ याओ ने अपना सिर झुका लिया। मम्मी बड़ी अजीब बातें कर रही हैं। घर का सारा पैसा माँ ही संभालती हैं, अचानक पापा को पैसे क्यों दे रही हैं? तभी मुझे और शिया किंगवान को एक बात याद आई जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे। हो सकता है हम भविष्य में पति पत्नी बन जाएं। शिया किंगवान शर्मा गई और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस छोटी बच्ची को क्या जवाब दे। हाई स्कूल में तो मेरा जियांग हाओचन से कोई वास्ता नहीं था, हम शादी क्यों करेंगे? मुझे भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। याओ याओ, क्या तुम्हें पता है कि मम्मी पापा कैसे एक साथ आए? क्या ये किसी ब्लाइंड डेट की वजह से था या कुछ और? याओ याओ ने अपनी भौएं ऊपर उठाईं। याओ याओ समझ नहीं पा रही है। बात बस इतनी सी है कि मम्मी पापा कभी कभी इस बात पर बहस करते हैं कि पहले किसे प्यार हुआ। तो ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी, बल्कि डेटिंग से शादी तक का सफर था। ये तो बस बच्चे के सामने अपना प्यार जताना है ना? ये सोचकर शिया किंगवान की रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन वो भी तस्वीर में दिख रही महिला की तरह इतनी कोमल और खुशमिजाज मुस्कुरा पाएगी। उसने घबराकर अपनी घड़ी देखी। मुझे अब घर जाना है। मैं घर पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। जियांग हाओचिन के नतीजे आते ही मुझे बता देना, उसने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लेती हूँ। अगर कुछ भी हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। वीचैट पर ऐड करने के बाद शिया किंगवान जाने की तैयारी करने लगी। उसकी नज़र फिर से जियांग याओ के चेहरे पर पड़ी। जियांग याओ ने अचानक अपने हाथ में पकड़े केक में दिलचस्पी खो दी। क्या मम्मी हमारे साथ घर नहीं आ रही हैं? क्या मम्मी को अब याओ याओ पसंद नहीं है? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी को बहुत ज़रूरी काम है। याओ याओ को समझदारी से काम लेना चाहिए। शिया किंगवान थोड़ी देर रुकी, फिर अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे चली गई। जल्दी हुए टेस्ट के नतीजे तुरंत आ गए। रात करीब 9 बजे मुझे वीचैट पर 2 रिपोर्ट मिली। पेशेवर परीक्षण एजेंसी ने दिखाया कि जियांग याओ के हमारे बच्चे होने की संभावना 99.99% थी। दूसरे शब्दों में, जियांग याओ सचमुच हमारी बेटी है। मेरा संदेश देखकर जिया किंगवान ने आखिरकार हार मान ली और ये बात स्वीकार कर ली कि उसकी बेटी भविष्य से आई है। मैंने उसे एक और संदेश भेजा। हमें क्या करना चाहिए? तुम याओ याओ के पिता हो, मुझसे पूछ रहे हो? मैंने जल्दी से स्क्रीन पर टाइप किया। क्या तुम्हें गैर जिम्मेदार बदमाश बनना चाहते हो? बकवास मत करो। ये 3 शब्द टाइप करते ही जिया किंगवान को सिरदर्द होने लगा। अपने परीक्षा पत्र के खाली पन्ने को देखते हुए उसने पूरी रात एक शब्द भी नहीं लिखा था। वो बस उस बेहद प्यारी बच्ची और मेरे बारे में सोच रही थी जो इतना साफ सुथरा और सुंदर दिख रहा था। वे अब क्या कर रहे होंगे? ये सोचते हुए जिया किंगवान ने अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। वो दरवाजे पर खड़ी रही, काफी देर तक हिचकिचाती रही, फिर दरवाज़ा खोला। पापा, वान वान को क्या हुआ है? जिया किमिंग ने टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दी। जिया किंगवान ने अपने होठ सिकोड़ लिए। पापा, क्या आप मुझे कुछ और खर्च दे सकते हैं? 1000 युआन? हालांकि उसकी गर्भावस्था अभी अभी समाप्त हुई थी और वो पहले से ही अकेलापन महसूस कर रही थी। वो हर दिन रात के खाने के लिए घर आती थी और बाहर नहीं रहती थी। आप 1000 युआन कहाँ खर्च करना चाहती हैं? किमिंग, आपको उसे देने की अनुमति नहीं है। ये उसके लिए हाई स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शिया किंगवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो चुप रही, बस जिद में सिर झुकाए खड़ी रही। वान वान, अपनी माँ की बकवास मत सुनो। अपने कमरे में वापस जाओ और थोड़ा इंतजार करो। शिया किंगमिंग ने धीमी आवाज में कहा। पापा थोड़ी देर में तुम्हारे लिए ले आएंगे। शिया किंगवान अब और बैठक में नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी नजरें नीची की और अपने कमरे में वापस चली गई। उसने अपने सामने रखे परीक्षा पत्र को देखने लगी। 10 मिनट बाद शिया किंगमिंग ने दरवाज़ा खटखटाया और पैसों का गट्ठर लेकर अंदर आया। शिया किंगमिंग के सामने झट से खड़ी हो गई। पापा, मुझे माफ़ करना, मैं बस... कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसे कम पड़े तो पापा को ज़रूर बता देना। शिया किंगमिंग मुस्कुराया। वान वान अब एक युवती है।
अगर आपको कोई सुंदर पोशाक या कुछ और पसंद आए तो चिंता मत करना, उसके लिए खरीद लेना। शिया किंगमिंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और फिर पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। शिया किंगमिंग मुस्कुराया और उससे और सवाल पूछने ही वाला था कि बगल वाले कमरे से शिया किंगमिंग की सौतेली बहन ने आवाज दी, पापा, मम्मी, मैंने कल अपनी दोस्त के साथ जो गुड़िया खरीदी थी वो आपने कहाँ रखी है? शिया किंगमिंग जल्दी से बाहर गई। मुझे लगता है कि ये अलमारी में है। तुम? उसने खिड़की से बाहर देखा और तभी बगल वाले कमरे से उसकी छोटी बहन की चंचल आवाज सुनाई दी, साथ ही उसके पिता की थोड़ी बेबस लेकिन बेहद प्यार भरी आवाज भी। शिया किंगवान ने अपनी नजरें नीची कर लीं। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उससे इसी लहजे में बात करते थे, लेकिन उसकी मां के गुजर जाने और पिता के दूसरी औरत से शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया। शिया किंगवान ने अपना सिर हिलाया। जल्दी से और सावधानी से 1000 युवान अपने स्कूल बैग में रखे, फिर मुझे मैसेज करने के लिए अपना फोन उठाया। तुम अभी क्या कर रही हो? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। रात 10 बजे के बाद आखिरकार मुझे जवाब मिला। याओ याओ और मैं मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कपड़े खरीद रहे हैं। साथ में एक फोटो भी थी। शिया किंगवान ने उस पर क्लिक किया और देखा कि जियांग याओ ने सफेद खरगोश वाला पजामा पहना है। छोटी बच्ची मुस्कुरा रही है, एक नन्ही परी की तरह खुश। शिया किंगवान ने अपना फोन पकड़ा और अपने दिल में छाई हल्की उदासी को पल भर में दूर होते महसूस किया। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। उसने फोन खोला और जियांग याओ की मीठी आवाज सुनी, मम्मी, मैं अब खरगोश बन गई हूं, कितनी प्यारी लग रही हो ना? शिया किंगवान ने इसे बार बार सुना। तो याओ याओ सच में मेरी होने वाली बेटी है? उसने अपने पतले लाल होठों को सिकोड़ते हुए सोचा। उसने जवाब में टाइप किया, हाँ, बहुत प्यारी। खरीदारी के बाद वो छोटी बच्ची को घर ले आया। अपने बाएं हाथ में बैग देखते हुए और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हुए उसने सोचा, सच कहूं तो जियांग याओ वाकई बहुत अच्छी और प्यारी है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसकी परवरिश। वो सच में एक छोटी राजकुमारी है। जब भी उसे कोई सुंदर चीज दिखती है और पसंद आती है तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे उसे खरीदने की जिद करती है। जैसे ही मैंने अपना कोट रैक पर टांगा, मैंने यूं ही पूछा, याओ याओ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? क्या ये इससे बड़ा है? याओ याओ ने चारों ओर देखा। ये जगह हमारे घर के बाथरूम जितनी ही बड़ी है, उसने कहा। वैन यान की आंखें चमक उठीं। ठीक है, अब मुझे पूरा यकीन है, मेरा भविष्य का करियर बेहद सफल होगा और मैं एक बेहद प्यार करने वाला पिता बनूंगा, ऐसा पिता जो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन अभी तो मैं बस एक गरीब हाई स्कूल का छात्र हूं और शिया किंगवान ही कोई खास अमीर नहीं लगती। एक अमीर दूसरी पीढ़ी की वारिस, ये तो परेशानी की बात है। बच्चे को पालने में कितना खर्च आता होगा। अपने खाते में मौजूद रकम के बारे में सोचते हुए सरदर्द। सिस्टम कहाँ है? मेरी बेटी तो पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी है। क्या उसके पास पिता के ड्रैगन बनने की उम्मीद वाला सिस्टम नहीं है? मैंने नीचे देखा और जियांग याओ की चमकदार बड़ी आंखों से मेरी नजरें मिली। छोटी लड़की ने अपने खरगोश जैसे कानों को चुटकी से दबाया, फिर अपना सिर झुकाकर मुझे एक प्यारी सी भोली सी मुस्कान दी। मैंने आह भरी। उसके बाद मैंने याओ याओ को नहाने और सोने के लिए तैयार होने में मदद की। उसने खुशी से मुझे गले लगाया और कहा, आज रात मैं पापा के साथ सोऊंगी। जब वो छोटी थी तो वो अपने दोनों माता पिता के साथ सोती थी, माँ उसके बाईं ओर और पापा उसके दाहिनी ओर। वो जिसकी चाहे उसकी बाहों में सो सकती थी। लेकिन प्राथमिक विद्यालय शुरू होने के बाद उसका अपना कमरा हो गया और माँ उसे अपने साथ सोने नहीं देती थी। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की उम्मीद भरी नज़र देखकर उसकी आंखों में कोमल भाव थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाए। पापा का कंबल मत लो। जियांग याओ खुशी से बिस्तर पर कूद गई, अपना सिर कंबल में छिपा लिया। उसका पिछला हिस्सा बाहर निकला हुआ था, उसमें पापा की खुशबू आ रही थी। तभी मेरा फोन बज उठा। ये एक अनजान नंबर था। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से शिया किंगवान की मधुर आवाज आई। जियांग हाओचेन, क्या तुम दोनों घर गए थे? हाँ, लेकिन मुझे छोटी बच्ची के लिए क्या खरीदूं ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक पजामा सेट चुना। तुम्हारे लिए उसके साथ मॉल जाने का मौका ढूंढो। ठीक है, चलो इस सप्ताहांत में कुछ समय निकालते हैं। शिया किंगवान की आवाज़ में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। मेरे लिए यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है, मैंने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, याओ याओ मेरे साथ रह सकती है। लेकिन याओ याओ तुम्हें देखकर बहुत खुश लग रही थी।
शिया किंगवान को साफ पता चल गया था। आखिर आज जितने कम समय में वो साथ थे, उसका मन पूरी तरह से उस प्यारी और नन्ही सी बच्ची याओ याओ से भरा हुआ था। शिया किंगवान ने गहरी सांस ली। जियांग हाओ चेन, चलो कल कहीं सुनसान जगह पर मिलने का समय निकालते हैं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वो कुछ छुपकर कर रही हो। मैं मुस्कुराया। मुझे पता है, हमारी शांत स्वभाव वाली शिया हुआ का कभी कोई स्कैंडल नहीं हुआ। शिया किंगवान कुछ नहीं बोली। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसे थोड़ा उदास और दुखी कर गए हों। वो बस गुनगुनाने लगी। ये सुनकर मैंने जल्दी से समझाया, मजाक कर रहा था। जब भी तुम फ्री हो मुझसे संपर्क कर सकती हो। वैसे अगर तुम याओ याओ से बात नहीं करती हो तो क्या वो माँ है? याओ याओ अपनी माँ को शुभरात्रि कहना चाहती थी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज़ें साफ तौर पर एक ही थीं। उसके बाद एक हल्की सी आह की आवाज़ आई, जैसे मेज़ पर पानी के गिलास पर हल्की रोशनी पड़ रही हो। कोई बात नहीं, शिया किंगवान ने कहा और फ़ोन काट दिया, जैसे किसी मुसीबत से भाग रही हो। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और उसके गले से गहरा गुलाबी रंग फैल गया। जल्द ही उसके कोमल कानों और पीले गालों पर छा गया। मैं इस साल हाई स्कूल में सीनियर ही हूँ, एक होने वाला पति और एक प्यारी बेटी। ये सब बहुत अजीब है। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि जियांग याओ उससे चिपकी हुई गहरी नींद में सो रही थी। उसके होठों के कोने पर अभी भी लार की बूंदें चमक रही थीं। शांत वातावरण का आनंद लेने के बाद मैंने उसे धीरे से गोद में उठा लिया। जब मैं नहा धोकर नाश्ता बनाकर वापस आया तो जियांग याओ पहले से ही जाग चुकी थी, हालांकि पूरी तरह से नहीं जागी थी। वो बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी, अभी भी थोड़ी सुस्त लग रही थी। मुझे देखकर उसने मुंह फुला लिया, जैसे रूठी हुई हो। मैंने उसे धीरे से हिलाया और नाश्ता मेज पर रख दिया। जियांग याओ अब बड़ी हो गई है, वो पापा को ऐसे नहीं बुला सकती, मैंने कहा। जियांग याओ ने तुरंत गुस्से में कहा, मुझे पापा से नफरत है। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था जिससे वो नाराज हो। क्या इस बच्ची को सुबह सुबह चिड़चिड़ाहट हो सकती है? मैंने उसे उत्सुकता से देखा। क्या याओ याओ को पापा पसंद नहीं थे? सुबह सुबह चिड़चिड़ाहट अच्छी बात नहीं है। जियांग परिवार में ये आदत नहीं है, तो उसे ये आदत किससे मिली? जियांग याओ ने मुंह फुला लिया और मुझे असंतुष्ट निगाहों से देखा। नाश्ते के बाद ही वो पूरी तरह से जागी और एक रूठी हुई छोटी मछली से वापस अपनी प्यारी और नन्ही गुड़िया जैसी बन गई। उसने थोड़ी नाराजगी भरे चेहरे से मुझे गले लगाया। पापा, याओ याओ घर पर अकेले बहुत बोर हो रही है। प्राइमरी स्कूल में मेरे कितने सारे दोस्त थे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। याओ याओ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए चुप रह सकती हो? तुम जल्द ही नए दोस्त बना लोगी। पापा दोपहर तक वापस आ जाएंगे। अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में स्ट्रॉबेरी और कॉफ़ी टेबल पर स्नैक्स रखे हैं। जियांग याओ बहुत समझदार है। उसने मेरे गाल पर हल्की सी चुटकी ली। याओ याओ घर पर अच्छी रहेगी। पापा, आपको मम्मी को भी जल्द ही घर लाना होगा। उस नन्ही गुड़िया के गुलाबी होंठ नरम और गर्म थे, जिससे मुझे अजीब तरह से सुकून मिला। स्कूल जाते समय मैं सोच रहा था कि याओ याओ को स्कूल कैसे भेजूं। आखिरकार वो हर समय घर पर तो नहीं रह सकती। जब हम स्कूल पहुंचे तो चैन हाओ तुरंत मेरे पास आया और मुझसे पूछताछ करने लगा, मानो वो सब कुछ समझाना चाहता था। शिया शिहावा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ खास नहीं, हमारी बस एक बेटी है। ये देखकर कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, मुझे हाथ हिलाकर कहना पड़ा, मजाक कर रहा था। मैं क्लास मॉनिटर हूं और शिया किंगवान टॉप क्लास की गणित की प्रतिनिधि है। टीचर से बस थोड़ी बहुत बात है और घर तो एक मजाक है। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी? ज्यादा मत सोचो। चैन हाओ ने इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर सोचा। आखिरकार अच्छे भाई मुश्किलों में साथ दे सकते हैं, रास्ता तो नहीं बना सकते। हालांकि उसकी बचपन की दोस्त ली यूयू ने पलटवार करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख सकती? लोग कहते हैं कि तुम काफी सुंदर हो और थोड़ा सज धज कर तो तुम जिगलो भी बन सकते हो। चैन हाओ चिढ़ गया। अंधी कब हो गई? तुम्हें दावे पसंद नहीं आते हैं ना? ली यूयू ने अपने खिलौनों के साथ दूर हटते हुए भौएं चढ़ाईं। मेरा मतलब है कि तुम सबसे बदसूरत हो, उसने कहा। दोनों की मजाकिया नोकझोंक जारी रही और देखते ही देखते पहली गणित की कक्षा का समय आ गया। अपने सामने रखे 72 अंकों के परीक्षा पत्र को देखकर, जो उसके अंकों से 8 अंक कम था, ली यूयू थोड़ी निराश हो गई। आखिरकार अगर वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उसे वापस जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालना पड़ता, जीवन की शुरुआत से अंत तक छलांग लगानी पड़ती। हाँ, वो एक अमीर महिला थी जिसके 1 दर्जन से अधिक चेन रेस्टोरेंट थे।
लेकिन ये लड़की एक जादूगरनी थी जो 9 येन मैनुअल का अभ्यास करती थी, दिन में 12 घंटे पढ़ाई करती थी, जीवन के कड़वे अनुभवों को जीना चाहती थी। दोपहर में शिया किंगवान और मैंने स्कूल के पीछे वाले किराना स्टोर पर मिलने का तय किया। लगभग 5 मिनट इंतजार करने के बाद शिया किंगवान धीरे धीरे चलकर आई। मैंने उसे मिनरल वाटर की बोतल दी। क्या तुम सुबह से चिड़चिड़ी हो? शिया किंगवान का चेहरा थोड़ा उलझन भरा था। थोड़ी देर बाद वो हिचकिचाई और बोली, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, सुबह उठते ही उसका मिजाज बहुत खराब होता है। वो ऐसी है जो सुबह सुबह हर बात पर चिढ़ जाती है, यहां तक कि गुजरते हुए कुत्ते को भी लात मार देती है। मैंने आह भरी। याओ याओ को ये आदत तुमसे विरासत में मिली है। जब वो सुबह मुझसे नाराज होती है तो मैं उसे सीधे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। शिया किंगवान की चुप्पी देखकर मैंने जितना हो सके विनम्रता से कहा, ये आदत अच्छी नहीं है शिया किंगवान। शिया किंगवान थोड़ी नाराज हुई। ये जन्मजात है, इसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हें वो पसंद नहीं थी और फिर भी तुमने उससे शादी कर ली, तो तुम्हें उसकी सुबह की चिड़चिड़ाहट सहनी ही पड़ेगी। फिर मैंने याओ याओ से मिलने घर जाने का सुझाव दिया। शिया किंगवान एक पल के लिए हिचकिचाई। हमारी दूसरी मुलाकात में ही मैं उसके घर जा रही हूं। हालांकि वो थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। बात खत्म होने से पहले ही कुछ मिनट बाद दोनों कार की पिछली सीट पर साथ साथ बैठ गए। शिया किंगवान ने बेहरी सांस ली, अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और बोली, वापस आने के बाद मैंने याओ याओ के बारे में बहुत सोचा। उसने कलम से पहले बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले आपको याओ याओ पर खर्च किए गए सभी पैसों का हिसाब रखना होगा। मुझे इसका आधा हिस्सा देना होगा। मेरे रहने का खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर चुका दूंगी। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। 2 पल रुकने के बाद मैंने कहा, दरअसल आपको मुझे वो पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं याओ याओ का पिता हूं। पत्नी और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए पैसे कमाना मेरे लिए सामान्य बात है। शिया किंगवान के गाल लाल हो गए। उसने मुझे घूरते हुए कहा, बकवास मत करो, तुम्हारी पत्नी कौन है? मैं रूखेपन से हंसते हुए बोला, बताओ। मैं अभी अपने परिवार के साथ रहता हूं और मैं उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, इसीलिए याओ याओ को शायद आपके साथ ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं विश्वविद्यालय जाने के बाद घर छोड़ दूं। शिया किंगवान थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, मानो वो याओ याओ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हो। आखिरकार ये सब मुझ पर निर्भर करता है, मैंने अपने हाथ पीठ पीछे लहराते हुए कहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याओ याओ तुमसे मिलना चाहती है। कोशिश करो कि हर दिन उसके साथ समय बिताओ। शिया किंगवान ने अपने होंठ सिकोड़े और काफी देर बाद धीरे से सिर हिलाया और अचानक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर इशारा किया, याओ याओ की पहचान। समाज में घुल मिल जाने और एक आम बच्ची की तरह बड़ी होने के लिए उसे एक पहचान की जरूरत है। मैंने आंखें बंद कर लीं और इस सवाल पर सोचने लगी। शिया किंगवान ने मुझे और परेशान नहीं किया। वो अपने हाथों में रखी नोटबुक को देखने लगी। उसने ज्यादा विज्ञान कथा उपन्यास नहीं पढ़े थे और समय के बारे में उसकी समझ बहुत ही बुनियादी थी। अगर जीवन एक सामान्य पथ पर चलता तो वो भविष्य में मुझसे शादी करती और फिर याओ याओ को जन्म देती। लेकिन अब याओ याओ भविष्य से लौट आई है और हम पहले ही मिल चुके हैं। क्या हमारे जीवन का पथ बदल गया है? क्या हम भविष्य में शादी करेंगे और याओ याओ को जन्म देंगे? क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2 याओ याओ हैं? शिया किंगवान कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उसके विचार उलझे हुए थे। याओ याओ की पहचान, मैंने आंखें खोलते हुए कहा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। शिया किंगवान होश में आई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा हैरान था। क्या कोई परेशानी होगी? मैंने सिर हिलाया। बस थोड़ी सी, मैं संभाल लूंगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे मुकाबले शिया किंगवान को लग रहा था कि वो याओ याओ की मां के रूप में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, इसलिए थोड़ी नाराज होकर उसने 1000 युवान निकाले। ये मूल्यांकन शुल्क है, उसने कहा। मैंने मना नहीं किया और सीधे ले लिया। थोड़ी देर में बस स्टेशन पर आ गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो छोटी बच्ची किसी परी की तरह कमरे से बाहर भागी। शिया किंगवान को देखते ही याओ याओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बाहें खोलीं और मेरी बाहों में कूद पड़ी। मम्मी, घर में स्वागत है। शिया किंगवान का चेहरा थोड़ा अजीब सा था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और नीचे बैठकर अपनी माँ को गले लगा लिया। ये देखकर याओ याओ ने अपनी माँ के दाहिनी ओर 7 उंगलियों से इशारा किया। ये दृश्य देखकर शिया किंगवान के मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा शादीशुदा जोड़ा हो। बैठक में प्रवेश करते ही शिया किंगवॉन ने घर को अपनी कल्पना से कहीं अधिक साफ सुथरा पाया। अकेले रहने वाले किसी व्यक्ति के घर की अव्यवस्था के विपरीत ये बहुत ही व्यवस्थित था, जिससे उसे बहुत अच्छा लगा। याओ याओ ने आज सुबह घर पर क्या किया? शिया किंगवॉन ने अपनी बेटी ल्यांग ल्यांग की नज़रों से बचते हुए जितना हो सके कोमल स्वर में पूछा। टीवी देख रही थीं। जियांग याओ अपनी माँ से लिपट गई और छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर हम मम्मी पापा के घर आने का इंतजार कर रहे थे। मैं रसोई में हाथ धोने गई और टीवी पर नजर डाली। उस पर क्लासिक सीरियल प्लेजेंट गॉट एंड बिग बिग वुल्फ चल रहा था। मैं मुस्कुराई। मुस्कुराओ याओ याओ, क्या तुम्हें पता है कि प्यारी बकरी को क्या हुआ? जियांग याओ ने तुरंत पूछा। क्या? उसे बड़े दुष्ट भेड़िए ने खा लिया। जियांग याओ कुछ देर तक अवाक रह गईं। थोड़ी देर बाद उसके होंठ जल्दी से नीचे झुक गए और वो फूट फूट कर रोने लगीं। ये देखकर शिया किंगवॉन का दिल टूट गया और उसने जल्दी से याओ याओ को गले लगा लिया और मुझे घूरते हुए कहा, बकवास मत करो, पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। अंत में प्यारी बकरी ने बड़े दुष्ट भेड़िए को भगा दिया। जियांग याओ फिर से खुश हो गईं और मुझे चिढ़ाते हुए बोली, शरारती पापा चले जाओ। क्या ये मेरी बेटी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है? जब मैं रसोई से बाहर आया तो माँ और बेटी पहले से ही सोफे पर बैठी थीं। जियांग याओ कई दिनों से अपनी माँ के पास नहीं आई थीं। शिया किंगवॉन की बाहों में सिमटी हुई याओ याओ जाने से इनकार कर रही थीं। मम्मी, याओ याओ कल पापा के साथ सोई थी। मम्मी ने मुझे पहले कभी पापा के साथ सोने नहीं दिया, है ना? शिया किंगवॉन को भी अपने भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक सख्त माँ बनेगी। याओ याओ ने मुंह बनाया। हाँ, मम्मी कितनी छोटी सोच वाली हैं। मम्मी हमेशा पापा को याओ याओ से छीनने की कोशिश करती हैं। मैंने बीच में टोकते हुए कहा। तो याओ याओ मम्मी से नाराज़ नहीं होगी? नाराज़? फिर मम्मी पापा से पूछेंगी, अगर याओ याओ और मैं पानी में गिर जाएं तो आप पहले किसे बचाएंगे? अचानक एक बेचैनी सी महसूस हुई, एक अजीब सी आशंका। और फिर मम्मी ने पापा को कपड़े धोने के तख्ते पर घुटने टेकने की सज़ा दी। शिया किंगवॉन बोलते हुए बोली। उसने हाथ उठाकर कपड़े धोने के तख्ते का एक साइज बनाया, लगभग इतना बड़ा। ये सुनकर मैंने तेजी से सिर घुमाया और सोफे पर बैठी शिया शियाओ हुआ को हैरानी से देखा। शिया किंगवॉन अविश्वास भरी नज़रों से देख रही थी। हालांकि कहावत है कि बेटियां अपने पिता की लाडली होती हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि भविष्य में उनकी बेटी उनसे ईर्ष्या करेगी। मुझे अपनी ओर देखते हुए जिया किंगवॉन ने सीधे चेहरे से कहा, मुझे क्यों देख रहे हो? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस तरह की इंसान हूं, है ना? मैंने सावधानी से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मेरी सतर्क नज़र ने जिया किंगवॉन को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की औरत हूं जो ज़रा सी असहमति पर अपने पति को ज़मीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी? मैंने माँ बेटी से बात करना बंद कर दिया और दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चला गया। जिया किंगवॉन ने याओ याओ के साथ थोड़ी देर टीवी देखा, फिर रसोई में मदद करने के लिए आ गईं। मैंने उनकी ओर देखा और सुबह खरीदे हुए झींगे को प्रोसेस करते हुए कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको याओ याओ के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। लेकिन जिया किंगवॉन ने भौहें चढ़ा लीं। जियांग हाओचन, क्या तुमने पहले कभी कच्चा समुद्री भोजन प्रोसेस किया है? मेरी हरकतें रुक गईं। मुझे पता था कि बर्तन में झींगा डालने से वो पककर तैयार हो जाएगा और मरने से पहले वो जिंदा था। शिया किंगवॉन ने आह भरी, फिर उसने अपना एप्रन पहना और मुझे एक तरफ कर दिया। ये देखकर मुझे उसकी ओर से थोड़ी सी उपेक्षा का भाव महसूस हुआ। याओ याओ आखिरकार सही थी। चाहे इस जन्म में शिया किंगवॉन और मैं साथ रहें या ना रहें, हमारे पारिवारिक दर्जे का अंतर अब स्पष्ट होने लगा था। जिया किंगवॉन मेरी बात समझ गईं। उसने अपना चेहरा सख्त करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो फिर इस जन्म में अपना ध्यान रखना, दोबारा मेरे हाथों में मत पड़ना, वरना तुम मेरे हाथों मर जाओगे। शिया किंगवॉन ने जल्दी जल्दी काम किया और खाना तैयार हो गया। स्वादिष्ट खाने से भरी मेज़ को देखकर जियांग याओ की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर शिया किंगवॉन को एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने एक निवाला लिया और मैंने उसे बहुत ही बनावटी मूल्यांकन दे रही हो, कुछ खास नहीं, लगभग वैसा ही जैसा मैंने किया था। जिया किंगवॉन ने आंखें घुमाईं, फिर याओ याओ को खाना परोसने के लिए नीचे झुकी। याओ याओ, धीरे खाओ। शायद जिया किंगवॉन को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि याओ याओ को देखते ही उसके चेहरे पर अनजाने में एक कोमल भाव आ गया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सावधानी से पूछा, जियांग हाओचन, तुम्हारे ग्रेड कैसे हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। बस एक औसत अंडर ग्रेजुएट, उतार चढ़ाव वाले।
गिरेंगे नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं, जो पूरे स्कूल में छठे स्थान पर हो। ओह, मैं समझ गई। जिया किंग वान ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, मानो वो कुछ सोच रही हो। मैं समझ गया कि वो सोच रही है। क्या? एक पल की चुप्पी के बाद मैंने आह भरी। ठीक है, मैं असल में तुमसे एक आम इंसान की तरह बात करना चाहता था, लेकिन लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही शहर में रह पाया हूँ। शिया किंग वान की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। उसकी निगाहें मुझ पर अजीब सी थीं। मैंने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम मुझे छुपके से नीचा दिखा रहे हो? शिया किंग वान का चेहरा असहज हो गया। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे ही शहर में दाखिला ले लूं। मुझे लगता है कि यह आसान होगा। मैंने आह भरी। शिया हुआ, तुम्हारा आक्रामक रवैया कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन तुम्हारे जैसी होशियार छात्रा 600 से कम अंक पाने वाले से शादी क्यों करेगी? मेरे बोलते ही शिया किंग वान का चेहरा एकदम से फूल गया। मुझे कैसे पता चलता कि भविष्य में मुझे घर आने के लिए कैसे बहलाया जाएगा। दोपहर के भोजन के बाद दोनों ने कक्षा जाने की तैयारी करने से पहले याओ याओ के साथ कुछ और समय बिताया। छोटी बच्ची स्वाभाविक रूप से जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी और जिया किंग वान ने उसे काफ़ी देर तक मनाते हुए कल फिर आने का वादा किया। जियांग याओ अपनी माँ के पैरों से चिपक गई और उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ और पिताजी बाहर जाते समय उसे प्यार से झुलाते थे, जिया किंग वान ने कहा। कुछ और न कर पाने के कारण जिया किंग वान ने उसके गाल पर चुंबन किया। जियांग याओ की आंखें खुशी से चमक उठीं। और पिताजी, उसने कहा। तो मैंने जिया किंग वान की नकल करते हुए उसके दूसरे गाल को छुआ। माँ और पिताजी, जल्दी घर आ जाना, ठीक है? याओ याओ तुम्हें याद करेगी। ये देखकर हम एक असली शादीशुदा जोड़े की तरह बाहर जाने लगे। स्कूल जाते समय जिया किंग वान चिंतित लग रही थी। याओ याओ बहुत समझदार है, लेकिन उसे घर पर अकेला छोड़ना बहुत क्रूरता होगी। मैंने एक पल सोचा और कहा, खुशकिस्मती है कि कल वीकेंड है। मैं याओ याओ को अपनी मौसी के घर ले जाने का प्लान बना रहा हूँ। उनकी सवालिया निगाहों का सामना करते हुए मैंने समझाया, मेरे चाचा पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। मैं उनसे याओ याओ के बारे में पूछ लूँगा। बोलते बोलते मैंने आह भरी। काश याओ याओ थोड़ी बड़ी होती तो मैं कह सकता था कि याओ याओ लाओ जियांग की नाजायज संतान है। वो मेरी बहन है। शिया किंगवान एक पल हिचकिचाई, फिर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। बिना ज़्यादा सोचे समझे मैं तुरंत मान गया। जब मैं क्लासरूम पहुंचा तो ली यूयू अपनी डेस्क पर बैठी अपने टेस्ट पेपर हल कर रही थी, जबकि चेन हाउजे अपनी डेस्क पर झपकी ले रहा था। मैं वहां बैठकर अपने गलतियों को देख रही थी, तभी अचानक मुझे सिरदर्द होने लगा। 688 नंबर। मैं भी यूयू जैसी ही हूं। मैं तो इतनी पढ़ाई भी नहीं कर सकता। ली यूयू, जो मेरे पीछे पीछे गपशप कर रही थी, ने संवेदनशीलता से ऊपर देखा। तुम्हारे और शिया दाक शाहुआ के बीच तो कुछ तो चल रहा है, उसने कहा। नहीं, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने जवाब दिया। लेकिन ली यूयू को कुछ गड़बड़ लगी। तो तुम्हें किसमें दिलचस्पी है? पैसे कमाने में? वैसे यूयू, मेरा तुमसे एक सवाल है। क्या हाई स्कूल के छात्रों के लिए पैसे कमाने के कोई तरीके हैं? ली यूयू थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं अभी भेज देती हूँ। मैंने नए साल के सारे पैसे और पॉकेट मनी से सालों में 2 लाख युआन से ज्यादा बचाए हैं। क्या ये काफी है? वैनियान एकदम अवाक रह गया। नहीं बहन, वरना मैं आपका नौकर बन जाता। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। जब मुझे सच में जरूरत होगी तब मैं तुमसे फिर पूछूंगा। ली यूयू मेरी आदत समझ गई, मुस्कुराई और धैर्य से अपना फोन रख दिया। चलो आज रात बारबेक्यू के लिए बाहर चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। उसकी बातें सुनकर मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, तो मैं ले आता हूं। मेरी 8 साल की चचेरी बहन याओ याओ हाल ही में हमारे साथ रह रही थी और ली यूयू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए स्कूल के बाद मैं उसे लेने सबसे पहले घर गया। लेकिन जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये था कि जब मैंने ली यूयू और चेन हाओ को देखा तो याओ याओ अचानक खुशी से चिल्लाई, अंकल चेन हाओ, आंटी यूयू, बहुत दिनों बाद मिले। अंकल, आपके बाल अचानक कैसे आ गए? वैन हाओ ने मुट्ठी भींच ली। मैं गंजा कब से हूं? और उसने तुरंत उन्हें अंकल कह दिया। छोटी बच्ची, क्या तुम तमीज से भी नहीं हो? उन्होंने मुझे घमंडी नजरों से देखते हुए मन ही मन सोचा, तुमने उसे ये सिखाया है? मैं चेन हाओ के घने बालों को देखकर अचंभित रह गया। केवल मैं ही जानता था कि याओ याओ के शब्द कितने अनमोल थे। ली यूयू ने भी उत्सुकता से जियांग याओ को देखा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा,
चचेरे भाई, ऐसा नहीं लगता, ये तुम्हारी सगी बहन होगी। मैंने राहत की सांस ली और खुलकर मान लिया। ये सच है, लेकिन ये मेरी सगी बहन नहीं है। इतना कहकर मैं नीचे बैठ गया और याओ याओ को गले लगा लिया। ये मेरी बेटी है। बेशक याओ याओ मेरे पापा जैसी दिखती है। यांग याओ ने भी खुशी से मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे अपने पापा सबसे ज्यादा पसंद है। चेन हाओ ने आंखें घुमाई। ठीक है, चलो खाना खाने चलते हैं। तुम दिन भर बच्चे को कुछ न कुछ कहते रहो, उसके असली पापा तुम्हें नहीं पीटेंगे। वैनियान ने हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम एक नए खुले शॉपिंग मॉल में गए। याओ याओ, जो लंबे समय से अपने पापा के साथ बाहर नहीं गई थी, बहुत खुश थी। पूरे रास्ते उछल कूद करती रही। अचानक वो रुकी, एक क्लॉ मशीन की ओर इशारा किया और बोली, पापा मुझे वो चाहिए। मैंने उस पर नजर डाली। अंदर छोटे छोटे मुलायम सफ़ेद खरगोश के खिलौने थे। मैंने कहा, दोपहर के खाने के बाद तुम्हें खिलौना दिलवाने ले जाएंगे। याओ याओ ने सिर हिलाया। मैं 2 खिलौने जीतूंगी, एक याओ याओ के लिए और एक मम्मी के लिए। अचानक मुझे याद आया कि शिया किंगवान के बैग से भी एक छोटा सा खरगोश का खिलौना खो गया था। आज दोपहर बस में बैठे बैठे उसने अनजाने में उसे छू लिया था। जैसे ही उसने खिलौने वाले खरगोश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आगे चल रहे चेन हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ कौन है? यांग याओ ने जवाब दिया, माँ तो माँ होती है। चेन हाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, अंकल चेन हाओ का सवाल कितना अजीब है। मुझे भाई कहो और मैं तुम्हें खिलौना जितवा दूंगा। मैं नहीं चाहती। यांग याओ ने नाराज होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ली यूयू ने खुद को रोक नहीं पाई और हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर चुटकी ली। छोटी बहन, उस पर ध्यान मत दो, ये अंकल अच्छे इंसान नहीं हैं, आगे से उससे दूर रहना। चेन हाओ ने मुंह बनाया। हाँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। पता नहीं प्राथमिक विद्यालय में किसे तंग किया गया था और वो रोते हुए मेरे पास आई और मुझे पकड़ लिया। उन दोनों को बहस करते देख यांग याओ ने सावधानी से मेरी ओर कान लगाते हुए कहा, पापा, चाचा और चाची अभी भी हर दिन झगड़ते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे बाद में आपसे सुलह कराने के लिए कहेंगे। मैंने कुछ जिज्ञासा से आगे देखा। हर दिन झगड़ा? क्या ये दोनों विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते? वाकई, जब हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बैठे तो यांग याओ अचानक भौहें चढ़ाकर बोली, आज चाची मिंगमिंग यहाँ क्यों नहीं है? ली यूयू ने हैरानी से पूछा, मिंगमिंग कौन है? यांग याओ रुकी। वो चाचा चेन हाओ और चाची यूयू की बेटी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ये सुनकर पानी पी रहे चेन हाओ लगभग ली यूयू चौंक गई और तुरंत शर्मिंदा और गुस्से से मेरी ओर घूरने लगी। तुम इन बच्चों को आखिर सिखा क्या रहे हो? मैंने अजीब तरह से कंधे उचकाते हुए कहा, सच में ये मैंने नहीं सिखाया। ली यूयू ने वो दृश्य की कल्पना की और सहज ही सहर उठी। मुझे घिन मत दिलाओ। उस चेहरे को देखकर मुझे हर सुबह उल्टी आने लगती है। चेन हाओ ने पलटकर कहा, छी, मेरे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, किसे परवाह है? ली यूयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आखिर तुम बूढ़े और बदसूरत हो, शायद उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। चेन हाओ ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ आगे कहा, मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन याओ याओ को अपने सामने देखकर मैंने अपने सारे अपशब्द निगल लिए। आखिर में उसने मुझे अंगूठा दिखाते हुए कहा, शानदार। रात के खाने पर भी उन दोनों में सुलह नहीं हुई थी। दोनों ठंडे भाव से खाना खा रहे थे। खाने के बाद जैसा वादा किया था, मैं याओ याओ के लिए खरगोश के मुलायम खिलौने जीतने के लिए क्लॉ मशीन पर गया। याओ याओ ने 2 मुलायम खरगोश के खिलौनों को गले लगाया और अपना चेहरा उनसे रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर हम हाथ पकड़कर घर जाते हुए उनसे विदा हुए। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, याओ याओ, तुमने जो कहा वो सच है क्या? अंकल चेन हाओ और आंटी ली यू, उनकी एक बेटी है जिसका नाम मिंगमिंग है, जो खुशी से याओ के खरगोश के कान खींच रही थी। हाँ, मिंगमिंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे भविष्य की थोड़ी चिंता भी थी, याओ के रूप में क्या बदलाव आएंगे, लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा और राहत महसूस की। समय यात्रा जैसी अजीबोगरीब चीज पहले से ही मौजूद है, इतना क्यों सोचना? बाकी सबके पास कोई ना कोई तरीका और शॉर्टकट है। याओ जो इतनी अजीब समय यात्री है, अगर वो अगले मोहल्ले में होती तो उसे समूह से निकाल दिया जाता। अगली सुबह 8:30 बजे शिया किंगवान मेरे दरवाजे पर आई। मैंने अपने बिखरे बालों को खुजलाया। वो इतनी जल्दी आ गई? याओ याओ अभी तक उठी नहीं है, तुम पहले उठ जाओ।
बैठक में घुसते ही शिया किंगवान ने सोफे पर 2 सफ़ेद खरगोश की गुड़िया देखीं। वो उन्हें काफ़ी देर तक देखती रहीं, फिर आखिरकार लिखना शुरू किया। ये देखकर मैंने लापरवाही से गुड़िया उठाई और शिया किंगवान के हाथ में रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। याओ याओ ने कहा था कि तुम्हें भी खरगोश पसंद हैं और उसने जिद की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक ले लूं। शिया किंगवान खरगोश को खाली नज़रों से देखती रहीं, थोड़ी असमंजस में। मैंने उसके हाव भाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी को जगाने के लिए कमरे में चली गई। तभी शिया किंगवान ने मेरे हाथ में रखी खरगोश की गुड़िया को देखा। उसकी आंखों में कोमल स्नेह भर आया। कितनी प्यारी है। दरअसल उसे बहुत समय से किसी ने छोटी खरगोश गुड़िया नहीं दी थी। उसके स्कूल बैग पर जो गुड़िया थी वो उसकी माँ ने उसके लिए गली के स्टॉल से खरीदी थी जब वो प्री स्कूल में थी, और माँ ने उसे खुद उसके स्कूल बैग पर टांगा था। जब भी शिया किंगवान खरगोश के कान खींचती, उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। नाश्ते के बाद गोल मटोल गालों वाली जियांग याओ गुस्से में भरी मछली की तरह शिया किंगवान की बाहों में सिमट गई। शिया किंगवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सुबह सुबह इस छोटी बच्ची का उदास चेहरा बिल्कुल उसकी अपनी माँ जैसा था। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया। क्या याओ याओ अपनी माँ को देखकर नाखुश है? इस तरह मुंह फुलाकर तुम बिल्कुल बदसूरत लग रही हो, याओ याओ ने आगे कहा, जिससे शिया किंगवान चिढ़ गई। मैं खुश नहीं हूं, माँ ने मुझे जगाया। ये देखकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए शिया किंगवान की तरफ देखा और कहा, आज सुबह इस छोटी बच्ची का मिजाज बहुत खराब है, पता नहीं इसे ये कहाँ से मिला। शिया किंगवान का चेहरा एकदम जम गया। काफी देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, तो याद रखना, सुबह सुबह गुस्सैल स्वभाव वाले से कभी शादी मत करना। मैंने सिर झुकाया और अपना स्कूल बैग पैक किया। ठीक है, अब से मैं एक नियम बना देता हूं, जो भी सुबह अपना गुस्सा मुझ पर निकालेगा उसे मार पड़ेगी। शिया किंगवान ने ठंडे लहजे में कहा, अरे याओ याओ के पापा ने कहा है कि वो तुम्हें मारेंगे। मैंने तुरंत इनकार कर दिया, मैं याओ याओ को मार नहीं सकता। शिया किंगवान का चेहरा फिर से जम गया। जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। आधे घंटे बाद जियांग याओ अपनी नींद से जागी हुई हालत से बाहर आई। वो शिया किंगवान की बाहों में सिमट गई। उसका भाई लगातार हंस रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया, गेम कंसोल और सारी बिखरी हुई डिस्क समेटकर अपने स्कूल बैग में रख लिया। तुम दोनों थोड़ी देर और खेलो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अभी वापस आता हूं। जियांग किंगवान एक पल के लिए हैरान रह गई। तुम कहाँ जा रहे हो? गेम कंसोल और डिस्क बेचने? कॉलेज का प्रवेश परीक्षा जल्द ही आने वाली है। इसके साथ खेलने का ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे अभी बेच दूं, जब तक इसकी थोड़ी कीमत है। शिया किंगवान लड़कों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसने मेरी बातों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई। फिर उसे देर से एहसास हुआ, क्या याओ याओ के पापा को गेम खेलना पसंद है? याओ याओ ने जोर से सिर हिलाया। उन्हें बहुत पसंद है। हमारे घर में बहुत सारे गेम कंसोल हैं। पापा दिन में कई बार उन्हें तौलिए से पोंछते हैं। याओ याओ को पापा की गोद में बैठकर उन्हें गेम खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है। शिया किंगवान ने खाली कॉफ़ी टेबल की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। ये निश्चित रूप से याओ याओ के लिए था। उसे साफ तौर पर पसंद था, लेकिन उसने मेरे सामने बेपरवाही का नाटक किया। लगता है शिया किंगवान मुझे कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। अपनी माँ की जल्दी मृत्यु के कारण शिया किंगवान हमेशा से रिश्तों के प्रति उदासीन रही थी, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि मेरे प्रति उसका वर्तमान रवैया चाहे जो भी हो, कम से कम याओ याओ की दुनिया में शिया किंगवान मुझसे सचमुच बहुत प्यार करती है। ये सोचते हुए शिया किंगवान ने अपनी बेटी के गाल को धीरे से चुटकी ली। याओ याओ, सुबह उठकर पापा से नाराज मत होना, ठीक है? याओ याओ का छोटा सा चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। वो भी पापा से नाराज नहीं होना चाहती थी, लेकिन सुबह उठना बहुत झंझट भरा था। फिर उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। मम्मी और याओ याओ एक छोटी उंगली से वादा करते हैं, आज से चाहे याओ याओ और मम्मी सुबह उठकर नाराज हों, आज रात पापा से नाराज मत होना। शिया किंगवान चौंक गई। उसका मिजाज अचानक थोड़ा जटिल हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगली बढ़ाई और अपनी बेटी की उंगली से मिला दी। आधे घंटे बाद मैं वापस आया तो देखा कि माँ और बेटी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थीं। तुम दोनों ने किस बारे में बात की? मेरी आवाज़ सुनकर जियांग याओ सोफे से उछल पड़ी और मेरी बाहों में आ गिरी। यह एक राज है, पापा,
याओ याओ पर मम्मी ने छोटी उंगली से वादा किया है, एक ऐसा वादा जो कभी नहीं टूटेगा। मैंने शिया किंगवान की तरफ देखा, लेकिन उसने भी अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, हालांकि उसके कान अजीब तरह से गर्म हो रहे थे। हाँ, यह राज तुम्हें नहीं बताया जा सकता।